गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का ये हमारा पार्ट 1 है, यानी इसमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस। हम लोग इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन सा कक्षक डंबलाकार आकृति वाला है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षक डंबलाकार आकृति यानी डंबल शेप का होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एस कैसा होता है, इस प्रकार, पी कैसा होता है, इस प्रकार, डी कैसा होता है, इस प्रकार। तो आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ा सा 1-2 सेकंड लीजिए तो आप लोगों को याद आया होगा कि जो पी होता है उसकी शेप क्या होती है, डंबलाकार। डी जो होता है उसकी शेप होती है डबल डंबलाकार। तो इस प्रकार आप लोगों का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, पी, यानी आप लोग यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट करेंगे। फिर है कॉपर +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोचिए कॉपर +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जल्दी से सोचिए और फटाफट से आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब हम लोग लेते हैं कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आप लोगों को कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना ज़रूरी हो जाता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, आर्गन 3d10 4s1। ये क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप लोगों को +2 का चाहिए। आप लोगों को एग्जामिनर क्या बोल रहा है, +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगे और 10 में से 1 गया तो 9, यानी बचा क्या कॉपर +2 का पीछे, आर्गन 3d9। क्या बच गया बच्चों, आर्गन 3d9। ये हो जाता है आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 3d9, यानी यहाँ पे 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। पहले हम इजी क्वेश्चंस लेंगे फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए 3rd क्वेश्चन है, जी उपकोष के लिए कौन सा सही है। देखिए जी के लिए कौन सा बेटर है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जी के लिए n = 5 होगा, m = 3 होगा, l = 4 होगा, l = 5 होगा। जल्दी से सोचिए। जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि l की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने बोला था l जो है वो 0 से स्टार्ट करना है आप लोगों को, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट कर देना है। और फिर मैंने बोला था कि जो 0 होता है उसमें ऐसा आप लोगों का आएगा, जो 1 होता है उसमें P आएगा, फिर D आएगा, फिर F आएगा, फिर G आएगा। यानी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये L की वैल्यू है। और L क्या है, एक क्वांटम नंबर है। क्या है, एक क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है जी उपकोष के लिए कौन सा सही है। तो पहले हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए जी उपकोष के लिए L कितना आता है बच्चों, 4 आता है। बताइए किसी भी ऑप्शन में जी के लिए L = 4 दिया हुआ है तो हम बोलेंगे हाँ जी। 3rd ऑप्शन में जी के लिए L = 4 दिया हुआ है, एकदम करेक्ट हो जाता है यहाँ पे ये। फिर हम आगे की तरफ चल लेते हैं 4th क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और सोचिए जल्दी से फटाफट से। 4th क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं के निम्न में से किस सेट के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होगी। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि किस सेट के लिए ऊर्जा अधिकतम होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जल्दी से सोचिए आप लोग। तो देखिए ऊर्जा का जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा है और वहाँ पे हम लोग ये सीख रहे थे कि जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जहाँ पे L की वैल्यू होती है वहाँ पे भी ऊर्जा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये भी हम लोगों ने सीख लिया था। तो हम बात करते हैं कि कहाँ पे L + n की वैल्यू ज़्यादा है वही क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा वाला होगा। यानी जहाँ पे n की वैल्यू ज़्यादा होती है और L की वैल्यू, इसका मतलब n + L, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो एडिशन है वो जहाँ पे ज़्यादा आएगा उसकी जो ऊर्जा है यानी एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। देखिए
n+l का रूल आप लोगों को अप्लाई करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, 3 और 2 कितना होता है 5। फिर देखिए दूसरे ऑप्शन में देखिए आप लोग n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 2, 4 और 2 कितना होता है 6। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1 कितना है 5। फिर आप लोग देखिए फोर्थ में n की वैल्यू 5, l की वैल्यू कितनी है 0 और 5 + 0 कितना होता है 5। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास है। यहाँ पे 5 5 5, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है 4 + 2 यानी 6। इसका मतलब जितना ज़्यादा n+l है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। बताइए 4 और 2 कौन से ऑप्शन में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन तो ईजी थे, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजक डी ब्रोगली को व्यक्त करता है। जल्दी से बताइए, बहुत ही ईजी है ये तो, कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, लैम्डा = h/mv, h/mv। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लैम्डा = h/mv क्या होती है, डी ब्रोगली की इक्वेशन होती है। बहुत ही आसान होता है केमिस्ट्री। आप इन क्वेश्चंस को भी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन के अंदर हो जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन हैं जो समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए हमारा 6th क्वेश्चन है, उस कोष में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या n है। देखिए जब मैंने आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि हम कोष से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, या हम किस कोष से उपकोष कैसे निकालते हैं। सारी बातें हम लोगों ने करी थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा, उस कोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, यानी ये कोष से कक्षक निकालने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, ये कोष से कक्षक निकालने की बात कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जब कक्षक निकालने की बात आए तो आप लोग क्या लिखेंगे, n², यानी उस कोष में उपस्थित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या n है। तो जहाँ पे अगर क्वांटम संख्या n है वहाँ पे अगर हमें कक्षक निकालना हो तो कक्षक का फॉर्मूला होता है n²। तो आई होप यहाँ पे क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न क्वांटम संख्याएं कितने कक्षकों के लिए संभव है। और आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न क्वांटम संख्याएं कितने कक्षकों के लिए संभव है, यानी ये जो आपको दिया हुआ है 3, 2 और +2, इसमें आप लोगों को बताना है कितने कक्षक यहाँ पे बन सकते हैं। तो कक्षक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला लिखते हैं। सभी लोग जानते हैं, आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी सोचिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। जल्दी सोचिए कितने कक्षक यहाँ पे संभव हो पाएंगे। n = 3, l = 2, m = +2 के लिए कितने कक्षक संभव हो पाएंगे, जल्दी से सोचिए। तो देखिए हमने बोला था जहाँ पे l = 2 होता है वहाँ पे हम अगर m की बात करें तो m क्या होता है, +2 से -2 की तरफ, यानी 2 है तो ऐसे होगा +2, +1, 0, -1, -2। इस प्रकार से होता है ये। देखिए इस प्रकार से अगर ये हो गया तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना। पूछा गया है कितने कक्षक के लिए संभव है। देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों से, l = आप लोगों को 2 दिया हुआ है, n = आप लोगों को 3 दिया। तो अभी हमें n = 3 मिला हुआ है, l = 2 मिला हुआ है। l = 2 से हम लोगों ने m की वैल्यू निकाली है, 5 वैल्यू हम लोगों ने m की निकाल दी। l से निकालिए, किससे निकाली है, l से हम लोग क्या लेते हैं, +2 से -2। l कितना था, 2, 2 से क्या लिया, +2 से -2। तो +2 के बीच में +1 भी आता है, 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कितने कक्षक संभव है, और साथ में क्या दिया हुआ है आप लोग देखिए +2। साथ में क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे +2। अभी हम लोगों ने n बराबर 3 की बात करी, l बराबर 2 की बात करी, l बराबर 2 से कितने संभव हुए वो हम लोगों ने देखे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है m बराबर +2, यानी आप लोगों को इसकी बात बताई गई है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 कक्षक बना दिए, +2 वाला, ये +1 वाला, ये 0 वाला, ये -1 वाला, ये -2 वाला, यानी हम लोगों ने D बना दिया। और D में आप लोगों से +2 पूछा गया है, और D में +2 वाला ये एक ही कक्षक है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या होगा, 1। अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ पे +2 नहीं मिलता तब आप लोग क्या बोलते, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे आपको बांध दिया गया है +2 पे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो ये एक ही है, एक ही कक्षक है। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर सही करके आना है। यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर 1 आंसर हो गया। तो देखिए अब हम आगे की तरफ चल लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। देखिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चंस कहाँ गए, ये रे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, ये रे। अगला है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आप लोगों को बताना है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए दिमाग लगाइए, ये फ्लोरीन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। जल्दी से सोचिए कितना इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। फ्लोरीन पे ऊपर -1 है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 9 और 1 10, 8 और 2 10, यानी 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे 8 में आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप भी साथ के साथ सॉल्व करते रहिए और आंसर देते रहिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वांटम संख्या n बराबर 2 l बराबर 1 प्रदर्शित करती है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कि जो n बराबर 2 l बराबर 1 है वो क्या प्रदर्शित करेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि n2 क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और l क्या प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। तो l कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे l चलता है। 0 के लिए हम s लिखते हैं, 1 के लिए P लिखते हैं, इसके लिए D, इसके लिए F और इसके लिए G। तो आप लोगों से बोला क्या गया है, पूछा क्या गया है आप लोगों से, n बराबर तो कितना है 2 और l बराबर कितना है 1, और 1 का मतलब क्या होता है P। इसका मतलब आप लोगों से 2P की बात करी गई है। तो कौन सा ऑप्शन है 2P वाला, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कुछ इस प्रकार से है। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 4 के लिए, देखिए n बराबर कितना है 4 और l बराबर 3 वाले कक्षकों की कुल संख्या होगी। क्या बोला गया है आप लोगों से, क्या बोला गया है, n बराबर 4 और l बराबर 3, 4 और 3। देखिए n बराबर क्या है 3 है, n बराबर क्या है 4 है, सॉरी n बराबर क्या है 4 और l बराबर क्या है 3। इनके लिए आप लोगों से क्या पूछा गया है, कुल कक्षकों की संख्या। तो n बराबर 4 और l बराबर 3 के लिए कुल कक्षकों की संख्या आप लोग बताएंगे। जल्दी से काउंट करिए, फटाफट से काउंट करिए। तो मैंने आप लोगों को कक्षक निकालना बताया है, कक्षक निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है मैंने। तो देखिए ये जो l बराबर 3 है इसको आप लोगों को मेन पॉइंट के रूप में रखना है, और l को कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है, -3 से +3। तो देखिए अब हम लोग काउंट करते हैं। तो देखिए ये +3, हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, +3 से -3। तो ये +3 हो गया, ये -3। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं आएगी, +2 भी आएगा, +1 भी आएगा, 0 भी आएगा और -1 आएगा और -2 आएगा। तो कितने कक्षक बन गए,
गौर कीजिएगा आप लोग कितने कक्षक बने। तो हम लोग इस प्रकार से 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5 कक्षक, 6 कक्षक और 7 कक्षक, यानी हम लोगों ने F बनाया है। और F में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक। यानी यहाँ पे जो C ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। C ऑप्शन क्या हो गया? एकदम करेक्ट हो गया। अब हम लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किसी परमाणु कक्षक का अभिविन्यास किससे प्रदर्शित होता है? जल्दी से बताइए। अभिविन्यास, जल्दी से बताइए अभिविन्यास। तो अभिविन्यास आप लोग जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन से थोड़े बहुत आप लोगों को आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का नामकरण करता कौन है? जल्दी से बताइए। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी। तो क्या होगा इसका आंसर? स्टोनी। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है। जल्दी से बताइए न्यूट्रॉन में कितना द्रव्यमान होता है? तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी बच्चे सही भी बोल रहे होंगे, 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी L का खोजकर्ता कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा, तो आप लोग जानेंगे। से द्विगंशी में क्या आ रहा है पीछे? से, तो से सोमरफेल्ड। अब हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना, जो बच्चे अभी नहीं देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये सारे 15 क्वेश्चन हैं जो अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये थे हमारे इजी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। देखिए हार्ड क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आप लोगों को सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के क्रमागत कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोणीय संवेग का अंतर इतना होता है, ये सत्य है क्या? बताइए आप लोग, ये सत्य है या नहीं है? फिर आप लोग बताएंगे ऊर्जा तलों के मध्य ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ये सत्य है या नहीं है? हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्ति का जो क्रम है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को बताना है सत्य है या नहीं है। और नाभिक से दूरी बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घटती है, ये सत्य है या नहीं है? यानी आप लोगों को इन चारों में से बताना है कौन सा सत्य है। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट से कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा यहाँ पे सिर्फ 2 ही कथन सत्य हैं, मात्र 2 कथन सत्य हैं, जो है आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम रेखाओं की आवृत्ति का क्रम क्या होता है? 27, 37, 47। यानी जो आवृत्ति होती है वो इसी प्रकार से बढ़ती है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था तब हम लोगों ने आवृत्ति का क्रम देखा था। एक तो 27 में आएगा, एक 37 में आएगा, एक 47 में आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक देखिए आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर दूसरा क्या है? नाभिक से दूरी बढ़ने पर गतिज ऊर्जा घटती है, ये भी एकदम सही है। नाभिक से दूरी बढ़ने पे गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि हम लोग जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि जो आर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ऊर्जा वैसे वैसे घटती रहेगी। यानी यहाँ पे आप लोगों का जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे सी और डी दोनों ही करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं यदि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य ए हो तो हीलियम प्लस की पाश्चन श्रेणी को दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होगी। यानी यहाँ पे ये पाश्चन नहीं है, ये पाश्चन है, ये है पाश्चन। इस प्रकार से पाश्चन श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य होगी। बच्चों इसका आंसर ज़रूर बताना, क्योंकि अपन लोगों ने सारा का सारा पढ़ रखा है मैटर पूरा का पूरा, और ये मैथमेटिक क्वेश्चन है यानी मैथ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, बट आंसर आसानी से आ जाएगा। और आंसर कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को बता रखा है और आप लोग पढ़ के भी ज़रूर आए होंगे। तो बताइए 20 में यहाँ पे क्या आंसर होगा? जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा बट सोचिए।
तो आप लोग सोल्व करेंगे ना तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 36a/7। ये आप लोगों का क्या होगा आंसर, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऑर्बिटल से 211.6 पिकोमीटर त्रिज्या वाले ऑर्बिटल तक संक्रमण करता है। इस संक्रमण का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए 21 में क्या आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए 21 में क्या करेक्ट होगा? हाइड्रोजन परमाणु में ये आप लोगों को रेडियस दी गई है, बताइए जल्दी से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बताइए बामर श्रेणी होगा, लाइमन श्रेणी होगा, पास्चन होगा या ब्रैकेट होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है ये भी आप लोग बताइएगा। एक तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है और एक मैंने 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। ये जो त्रिज्या का हिंट दिया हुआ है ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होएगा, आप लोग ध्यान रखना। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा। देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछा है तो आप सभी जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का। बताइए आप लोग 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए, सोचिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के फॉर्मूले भी आप लोगों को पता होने चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले थे, एक तो मैंने लैम्डा बराबर h/mv वाला फॉर्मूला बताया था और एक फार्मूला और है जो पाई के अंदर है, वो सोचिए आप लोग कौन सा फार्मूला है वो। तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मैं आंसर बता दूँ। मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ज़रूर सोल्व करिएगा और वीडियोज़ को देखिएगा, थोड़ी मेहनत करिए। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, लगभग 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए और आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे वो हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे, मैथमेटिक टाइप के क्वेश्चन थे। ये आईसीआर वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जेट वालों के लिए इतना यहाँ से इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो जेट वाले चाहें तो इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत बेकार होती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग हार्ड की भी तैयारी रखें, इसलिए मैंने आप लोगों को साथ में ये क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आप लोग जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं उनका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा और फार्मूलाज भी बताइएगा कौन सा फार्मूला लगा और किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जब आप लोग कोई चीज़ लिख देते हैं तो उसे आप लोग कभी भी नहीं भूलते, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।